सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सब? तो जैसा कि हमारा पूरी मैदान टॉपिक चल रहा था और पूरी मैदान के बारे में हमने इसके जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। किसके बारे में? पूरी मैदान के बारे में। अब देखो कि जैसे हम बात करते हैं पूरी मैदान की क्या क्या विशेषता थी, वो सारी बातें बता दी ना। ये क्लास रिकॉर्डिंग है, आपको अब कुछ दिन क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, है ना। फिर क्लास आपको डेली मिलेगी। आप ये मत सोचना क्लास नहीं मिलेगी, क्लास आपको डेली मिलेगी, है ना। तो लेकिन लेकिन रिकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, फिर आना वापस लाइव आ जाएंगे, ठीक है। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा था पूरी मैदान। तो राजस्थान में पूरी मैदान के बारे में अगर बात करें, देखो ये अपना राजस्थान है, ठीक है। और इस राजस्थान में जो पूरी मैदान है, जो ये राजस्थान है, इसके अगर पूरी मैदान की बात करें, एक मिनट, हाँ, तो ये राजस्थान है। अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि यहां से अरावली पर्वतमाला जाती है, यहां से कौन सी पर्वतमाला जाती है? अरावली पर्वतमाला। यहां से तो अरावली पर्वतमाला जाती है ना। और इस तरफ यहां ये वाला भाग, ये हाड़ौती का पठार है। ये कौन सा पठार है? ये हाड़ौती का पठार है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपका है पूर्वी मैदान। ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला जो भाग है ये है पूर्वी मैदान। चलो, तो पूर्वी मैदान, मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा। जितना अच्छा डायग्राम बनेगा उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा बढ़िया सा डायग्राम बना दें। ये पूर्वी मैदान है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं पूर्वी मैदान की ये पूर्व दिशा है, पूर्वी मैदान की ये पश्चिम दिशा है, पूर्वी मैदान की ये उत्तर दिशा है और पूर्वी मैदान की दक्षिण दिशा है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान अरावली पर्वतमाला तथा हाड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है, कह सकता हूं ना। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस जगह पर यहां यहां 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यहाँ 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और इस वाले भाग में हम यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो मैं कह सकता हूं कि 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य कौन सा है? पूर्वी मैदान है। कौन सा है? पूर्वी मैदान। एक बात और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो ये तो इसकी दिशा होगी दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, यहां से एक नदी बहती है और वो नदी ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे नदी जाती है। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। तो मैं कह सकता हूं बनास नदी, देखो बनास नदी यहां से इधर जाती है, तो ये नदी यहां से इधर जा रही है, तो मैं कह सकता हूं बनास नदी का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखो अपन ऐसा थोड़ी बोल सकते बनास का ढाल उत्तर से दक्षिण है या दक्षिण से उत्तर है, तो ये दो चीजें आपको देखने को यहां मिल गई है ना। तो दोनों चीजों को मैं यहां से लिख देता हूं। सबसे पहली बात तो हम यहां से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यहां से लिख देते हैं कि पूर्वी मैदान, यहां से लिख देते हैं पूर्वी मैदान, थोड़ा सा और मोटा लिख देते हैं पूर्वी मैदान। अब डायग्राम को जरूर बनाना। पूर्वी मैदान 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 75 सेंटीमीटर सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य, समवर्षा रेखा के मध्य मध्य स्थित है। या तो ये बात बोल दूं, क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है? ऐसा भी बोल सकता हूं ना, ये अरावली पर्वतमाला ये हाड़ौती, इसके बीच में तो पूरी मैदान ही है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर ले तो पूरी मैदान का ढाल, यानी पूरी मैदान का ढाल क्या है? तो पूरी मैदान का ढाल है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व पूर्वी मैदान का ढाल है। तो ये दो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं ना। तो आगे की बात करते हैं तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ पूर्वी मैदान को,
पूर्वी मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्वी मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। एक नंबर पर हम बात करते हैं, पूर्वी मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। एक नंबर पर तो हम बात करेंगे बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन। दो पर हम बात करेंगे, एक पर ये हो गया, दो पर हम बात करेंगे चंबल बेसिन। बेसिन का मतलब होता है एक नदी तथा उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है ना, मैं पहले इसका अर्थ बता चुका ना। और एक है माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन है। ठीक है, तो ये आपको, इसको हम 3 भागों में मुख्यतः विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम यहां से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक नंबर पर बनास बाणगंगा बेसिन। भाई एक नंबर बनास बाणगंगा बेसिन है, और बनास बाणगंगा बेसिन में भी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केवल बनास बेसिन। क्या पढ़ेंगे? केवल बनास बेसिन पढ़ेंगे, केवल बनास बेसिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं बनास बेसिन। ठीक है, तो हम यहां से चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो हाँ, अब हम इसको बात करते हैं। बनास बेसिन को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। बनास बेसिन को निम्न भागों में विभाजित, जो बनास बेसिन है इसको निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। एक नंबर निम्न, यानी एक तो हम बात करेंगे मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ मैदान, और दूसरा हम बात करेंगे, चलो एक तो हम बात करेंगे मेवाड़ मैदान, और दूसरा हम बात करेंगे मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली मैदान। देखो बात ऐसी है, पूर्वी मैदान को हम बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन में विभाजित करते हैं। इनमें हमने सबसे पहले बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ा। बनास बाणगंगा बेसिन में सबसे पहले हम बनास बेसिन की बात करेंगे, और बनास बेसिन को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं, किस में बांटते हैं? एक तो हम जो बांटेंगे वो हम बांटेंगे मेवाड़ का मैदान, और दूसरा हम बांटेंगे मालपुरा करौली का मैदान। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए बांटा है, जैसे हमने कहा है कि इसको 2 भागों में बांटते हैं। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, जरा हम इसको देखते हैं ना। देखो जो ये 2 भाग है ये अपना राजस्थान है। अब जैसा इसको मैप पर देख रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ ये जो बनास नदी है, जहां जहां से बनास नदी बहती है वहां वहीं तो वो भाग होगा। तो आपको मैं बता दूं कि बनास नदी यहाँ राजसमंद से, फिर इधर होते हुए यहाँ शाहपुरा, फिर यहाँ केकड़ी, फिर इधर टोंक, और फिर कहां चली जाएगी? सवाई माधोपुर। अब ये बनास बेसिन है जिसमें बनास नदी के जिले आते हैं। अब इसको 2 भागों में बांटते हैं। अगर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे तो इसको 2 भागों में कैसे बांटेंगे कि जो ये केकड़ी है, इस केकड़ी से इधर वाला भाग, पहले इसे ध्यान से समझना, यहां ये वाला जो भाग होगा इसको हम बोलेंगे मेवाड़ मैदान। कौन सा मैदान बोलते हैं? मेवाड़ का मैदान बोलते हैं। फिर इसके बाद में इधर वाला भाग, इसको जो होगा उसको हम बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली। ध्यान रखना करौली, इस मालपुरा करौली मैदान, देखो बनास बेसिन में बनास नदी के जिले आते हैं। मेवाड़ के मैदान में राजसमंद आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, भीलवाड़ा आएगा और शाहपुर आएगा। ये 4 जिले, 1 2 3 4 जिले ये मेवाड़ के मैदान में आते हैं। जबकि इधर हम बात करते हैं, 1 केकड़ी आएगा, 2 टोंक आएगा और 3 सवाई माधोपुर आएगा। ये केकड़ी टोंक सवाई माधोपुर मालपुरा करौली मैदान में आएंगे। केकड़ी टोंक सवाई माधोपुर मालपुरा करौली के मैदान में आएंगे। और अगर हम बात करते हैं
राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ये मेवाड़ के मैदान में आएंगे। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप मैप पर ऐसे बनाओ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वाला भाग मेवाड़ का मैदान है और ये वाला भाग मालपुरा करौली के मैदान है। अब देखो आप मुझे बताओ एक बार फिर से देखो, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। इसका मतलब हम बात करते हैं यहाँ से कि देखो जैसे बनास नदी 1 2 3 4 5 6 और 7, बनास नदी 7 जिलों से बहती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि सबसे पहले जो बनास नदी है वो कहां पर बहेगी, राजसमंद में बहेगी। राजसमंद के बाद में कहां चली जाएगी, चित्तौड़गढ़ में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। फिर भीलवाड़ा में, फिर भीलवाड़ा में, फिर शाहपुरा में, फिर केकड़ी में, केकड़ी में, फिर टोंक में और फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। बनास बेसिन को दो भागों में बांटा है। एक तो हम जो बांटते हैं वो ये वाला है, इस वाले पार्ट को तो हम बोलते हैं मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ मैदान। और इस वाले भाग को बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली मैदान। अब देखो मेवाड़ के मैदान, तो मेवाड़ के मैदान में जिले कौन कौन से आते हैं, मेवाड़ के मैदान में जिले आएंगे राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा, शाहपुरा। ये जैसे माल, ये एलडीसी सेकंड ग्रेड जो एलडीसी था ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मालपुरा करौली का मैदान कहाँ कहाँ है, एलडीसी के एग्जाम में आ रखा। उसका आंसर माना गया था अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, है ना, क्योंकि उस समय केकड़ी जिला नहीं था ना इसलिए ना, ठीक है। और इसमें जो जिले आएंगे इसमें कौन कौन से आएंगे, केकड़ी आएगा, टोंक आएगा और इसके साथ में कौन आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा। 10 हो जाएगा। अब इस वाला जो भाग है इसमें इसमें खेराड़ है। जो खेराड़ का संबंध है वो मेवाड़ के मैदान से। खेराड़ क्या है ना, जहाजपुर तहसील का क्षेत्र, जहाजपुर तहसील। और ये जहाजपुर जो तहसील है ये आती शाहपुरा में, कहा आती, शाहपुरा जिले में। जहाजपुर तहसील का क्षेत्र खेराड़ कहलाता है, खेराड़ कहलाता है। जहाजपुर तहसील का क्षेत्र खेराड़ कहलाता है। एक शब्द होता है माल खेराड़, माल खेराड़। और माल खेराड़ का जो संबंध है वो मालपुरा करौली के मैदान से। माल खेराड़, मालपुरा करौली, मालपुरा, मालपुरा, माल खेराड़, है ना। इसमें आएगा टोंक जिले का क्षेत्र, टोंक जिले का क्षेत्र आता है। टोंक जिले का क्षेत्र आता है। जो टोंक जिले का अधिकांश क्षेत्र होगा वो इसी के अंतर्गत दिया है। सीधी सी बात है, दो तरीके से आपको पढ़ा दिया गया है। बनास बेसिन को दो भागों में बांटते हैं, एक मेवाड़ के मैदानों को और एक मालपुरा करौली के मैदान को, ठीक है। खेराड़ का संबंध इसमें से होगा और माल खेराड़ का संबंध इसमें से होगा। आपके लिए ये डायग्राम भी अच्छे है और इस डायग्राम से आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये बनास नदी है, इधर वाले भाग मेवाड़ में आता है, इधर वाला मालपुरा करौली में आता है। तो दोनों तरीके से बता दिए है, दोनों ही तरीके बेस्ट है। ये तरीका बेस्ट है ताकि नोट्स के रूप में अच्छा रहेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अरे यार मैंने इसमें गलती कर दी। अच्छा, अब देखो मैं भी आपके जैसा इंसान ही हूँ, अब गलती तो कर सकता हूँ ना। अब गलती कर दी तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना। मैंने क्या किया, बाकी सब चीजें मैंने अच्छी बताई, बस इसमें एक गलती मैंने कर दी। मैंने क्या किया कि इस नदी में पानी नहीं भरा, बस ये मेरी गलती थी जिसको मैं स्वीकार करता हूं। बाकी मामला
आप भी पानी भर दो। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं बाण गंगा बेसिन। बाण गंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन। अब बाण गंगा बेसिन में कौन कौन से चीजें आएंगे, जरा ये भी देख लेते हैं। देखो किधर गया रे, बाण गंगा बेसिन। अब देखो बाण गंगा बेसिन की बात करते हैं, तो ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो बाण गंगा नदी जो है वो देखो, बाण गंगा नदी जो है वो कोटपुतली से निकलती है, फिर जयपुर ग्रामीण में जाती है, फिर दौसा में जाती है, और दौसा के बाद में यहाँ से होते भरतपुर से होते इधर चली जाती है ना। तो इसमें बाण गंगा बेसिन की झील, जैसे वो बाण गंगा नदी है, तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, ये बाण गंगा नदी है, बाण गंगा नदी। तो बाण गंगा नदी जो है ये कोटपुतली में जाएगी, जिसे मैं कोटपुतली लिख देता हूँ। एक तो जिला हो जाएगा कोटपुतली, कोटपुतली से काम चल जाएगा, बैरोड नहीं लिख रहा, ठीक है। फिर ये जयपुर ग्रामीण में चली जाएगी, फिर यहाँ से ये दौसा में चली जाएगी, और फिर ये दौसा से होते हुए भरतपुर में चली जाएगी। हालांकि बाण गंगा जो नदी है ये आंतरिक अपा तंत्र की नदी है, ठीक है। बाण गंगा नदी आंतरिक है ना, बाण गंगा नदी आंतरिक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, अपवाह तंत्र की नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, ऐसी नदियां जो अपना जल किसी भी सागर और महासागर में नहीं डालती, यानी विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो जो विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक अपवाह तंत्र में वो नदियां आती है ना। और बाण गंगा नदी का, बाण गंगा नदी का उपनाम, बाण गंगा नदी का उपनाम, वैसे बाण गंगा नदी का उपनाम की बात करें तो इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, इसको रुंडित सरिता भी बोलते हैं, रुंडित सरिता। किसको, बाण गंगा नदी को। रुंडित सरिता वाली नदी भी है ना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। वैसे तो आप क्लास में मैं समझाते टाइम लिखवा भी रहा हूं, तो शायद आप अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर पर हमारा कौन सा था, चंबल बेसिन था। 2 नंबर पर हमारा कौन सा बेसिन था, चंबल बेसिन था। देखो वैसे चंबल बेसिन में चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियां आती है, और चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी जो है ये अवनालिका अपरदन करती है, अवनालिका अपरदन। अब आप कहोगे सर अवनालिका अपरदन क्या होता है, जिसको हम गली इरोजन भी बोलते हैं ना, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, गली इरोजन भी बोलेंगे। ये चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका अपरदन क्या होता है, देखो जब नदी बहती रहती है तो नदी का एक तरफ तो ढाल होगा। अब जैसे मान लो नदी ऐसे बह रही है और नदी का ढाल इस तरफ, ढाल इस तरफ है, तो मिट्टी का कटाव भी इसी तरफ ज्यादा होगा। भाई जिस तरफ नदी का ढाल होगा उस तरफ मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। और वैसे भी अगर नदी में जल बहता रहता है तो भूमि का कटाव तो होगा, चाहे वैसे ढाल ज्यादा होगा उस तरफ कटाव ज्यादा होगा, लेकिन अगर जिस तरफ ढाल नहीं है फिर भी मिट्टी का कटाव तो होता रहता है। तो चंबल नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव करते करते वह कटाव इतना गहरा हो जाता है कि वहां गहरे खड्डे पड़ जाते हैं, और जब गहरे खड्डे पड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवनालिका अपरदन बोलते हैं। और जब गहरे खड्डे पड़ जाते हैं तो अवनालिका अपरदन के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रह पाती है। जब भूमि कृषि योग्य नहीं रह पाती है तो हम उसको बोलते हैं
उत्कांत भूमि, क्या बोलते हैं, उत्कांत भूमि। और इस उत्कांत भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछिए, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कौन करती है, चंबल नदी। सर्वाधिक उत्कांत भूमि का निर्माण कौन करती है, चंबल नदी करती है ना। और चंबल नदी का जो क्षेत्र है इसमें बीहड़ का निर्माण भी होता है। वैसे बीहड़ का अर्थ घने जंगलों से लिया जाता है ना। बीहड़ का अर्थ किससे लिया जाता है, घने जंगल से लिया जाता है ना। बीहड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। यानी ये अवनालिका अपरदन हम कह सकते हैं कि ये अपरदन की अवस्था है, अपरदन की अवस्था। अपरदन की अवस्था की बात करें तो अपर्दन का मतलब क्या होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वही अपर्दन है। तो लिखो, देखो चंबल नदी के द्वारा, लिखो चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन किया जाता है, किया जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण भूमि कृषि योग्य, कृषि योग्य नहीं रह पाती, नहीं रह पाती है, नहीं रह पाती है, जिसको उत्कांत भूमि कहते हैं, उत्कांत भूमि कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उत्कांत भूमि बोलते हैं, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं ना। ठीक है, और इसी क्षेत्र में एक डांगलैंड भी होता है, डांगलैंड है ना, डांगलैंड। डांगलैंड क्या, करौली में अनियमित पहाड़ियों, करौली में अनियमित पहाड़ियों को कहते हैं, अनियमित पहाड़ियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, डांगलैंड कहते हैं। ठीक है, वैसे एक बीहड़ भी होते हैं, बीहड़, लिखो चंबल नदी, चंबल नदी कोटा से यमुना नदी तक, यमुना नदी तक 480 किलोमीटर बीहड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहां हमें केवल भौतिक प्रदेश पढ़ना है, यहाँ हम चंबल नदी नहीं पढ़ रहे कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन से, वो क्या, वो क्या, वो तो जब हम नदियां पढ़ेंगे ना तभी पता चलेगा कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है और क्या क्या कैसा है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और बात कर लें। देखो लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो 3 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर पर हमारा कौन सा था, माही बेसिन था, माही बेसिन। अब वैसे माही बेसिन की बात करते हैं, हेडिंग लगाओ 3 नंबर पर माही बेसिन। चल अब माही बेसिन को भी जरा देख लेते हैं। देखो माही बेसिन आपने हेडिंग लगा ली। अब इधर देखिए, ये सही दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी सही दिख रहा है। जैसे हम माही नदी की बात करते हैं, माही नदी, तो माही नदी यहां बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, माही नदी यहां बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ से होते हुए इधर डूंगरपुर से होते हुए ऐसे माही नदी आती है। तो माही नदी, ये माहिन जो नदी है, इस
माही नदी की जो यहाँ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ इस वाले भाग में 56 नदी नालों का समूह था। 56 नदी नालों का समूह है और यहाँ 56 नदी नालों का समूह है। इस कारण माही बेसिन में 56 का मैदान है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इस वाले भाग को बोलते हैं वागड़, जहां माही नदी पहाड़ों को काटकर आगे बढ़ती है, इसलिए वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं। पहली बात, माही बेसिन में 56 नदी नालों का समूह होने के कारण जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, इनको हम 56 का मैदान बोलते हैं। फिर वागड़, दो बातें तो मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, माही नदी का सर्वाधिक ढाल प्रवणांक है, ढाल प्रवणांक, और माही बेसिन का ढाल प्रवणांक है 8 से 12 किलोमीटर प्रति मीटर। आप कहोगे ये क्या होता है 8 से 12 किलोमीटर प्रति मीटर? देखो, माही नदी जो है ये ढाल प्रवणांक, ढाल को दर्शाता है। जैसे जैसे हम प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इतना ढाल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ढाल प्रवणांक माही बेसिन का सर्वाधिक है। यहां 3 चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, वैसे अगर इस क्षेत्र में हम बात करते हैं, इस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है वो लाल लोमी मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल लोमी मिट्टी मिलती है। और इसी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि भी की जाती है, स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। कौन सी? इसी क्षेत्र में। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? आदिवासियों के द्वारा पेड़ पौधों को काटकर एक जगह 2 या 3 वर्षों तक जो कृषि करते हैं वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है ना। वैसे अगर हम बात करें तो यहां मैं आपको बताऊं, ये जो माही नदी है, यहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा। तो जैसे माही नदी एक बार तो इसे ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, तो माही नदी कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है। कैसे काटती है? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है और एक बार तो जब ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, तो ये कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है ना। माही बेसिन को प्राचीन पुष्प प्रदेश भी बोलते हैं, प्राचीन पुष्प प्रदेश, क्योंकि यहां पर महुआ के वृक्षों की अधिकता भी है, इसलिए प्राचीन पुष्प प्रदेश बोलते हैं। एक बार फिर से रिवर्स करा रहा हूं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का समूह, इसलिए 56 का मैदान। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, तीसरी बात, माही बेसिन का ढाल प्रवणांक सर्वाधिक है, 8 से 12 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहां मिट्टी लाल लोमी मिलती है, इधर स्थानांतरित कृषि की जाती है। यहाँ इसको प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ महुआ के वृक्षों की अधिकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भी बात करते हैं। चलो, माही बेसिन, तो आप लिखो माही बेसिन। माही बेसिन में लिखने, लिखो माही बेसिन में, लिखो सबसे पहले 56 का मैदान, 56 मैदान। तो 56 का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में। वैसे मैं एक नोट में यहाँ एक चीज और क्लियर करवा देता हूँ नोट में। देखो, वैसे अगर आपसे पूछे 56 का पर्वत, 56 का पर्वत आपसे पूछे तो आप उदयपुर कर देना।
और अगर आपको 56 की पहाड़ी पूछे, 56 की पहाड़ियां, अगर आपको 56 की पहाड़ियां पूछ ली तो आप बालोतरा कर देना। क्या कर देना? बालोतरा कर देना। ये नोट में लगा दिया आपको। फिर नेक्स्ट आप लिखो वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश किसे बोलते हैं? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। देखो 3 पर माही बेसिन का, माही बेसिन का सर्वाधिक ढाल प्रवणांक है 8 से 12 किलोमीटर प्रति मीटर। ओके, यहां जो मिट्टी मिलेगी, मिट्टी वो लाल लोमी मिलेगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 5 नंबर पर बात करते हैं। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन से में? माही बेसिन। माही बेसिन को माही बेसिन में, माही बेसिन में प्राचीन, माही बेसिन में महुआ की, महुआ की वृक्षों की अधिकता के, वृक्षों की अधिकता के कारण इसे प्राचीन पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। प्राचीन पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। प्राचीन पुष्प प्रदेश किसको? माही बेसिन को प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? माही बेसिन को। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और बात करते हैं। अब देखो, देखिए अगर हम बात करते हैं माही बेसिन, पूरी मैदान में जिले, देखो पूर्वी मैदान में जो जिले हैं, पूर्वी मैदान में जो जिले आते हैं भाई, पूर्वी मैदान में जिले कौन कौन से आते हैं, जरा एक बार हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो पूर्वी मैदान में जो जिले आएंगे उनमें जैसे हम बात करते हैं अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, एक जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, डिग को भी ले लो, डिग, ठीक है, डिग, फिर गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, है ना, एक खैरथल को भी ले लीजिए, खैरथल, तिजारा, फिर अजमेर, ठीक है, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा और बांसवाड़ा। यहां सबसे बड़ा देखने वाला जो रहेगा वो बांसवाड़ा रहेगा। आप कहोगे सर बांसवाड़ा और पूरी मैदान में कैसे? चलो ये तो हमने पहले ही भी मान लो कि हम मान लेंगे कि सर हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बांसवाड़ा और वो भी पूर्वी मैदान में, बांसवाड़ा और वो भी पूर्वी मैदान में। देखो बांसवाड़ा पूरी मैदान में आता है क्योंकि
माही बेसिन के कारण मैं आपको पहले ही चीजें बता चुका हूँ, पहले क्लियर करवा चुका हूँ कि जो पूरी मैदान है इसको हम निम्न 3 भागों में बांटते हैं। बनास बाणगंगा बेसिन है, दूसरा बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा कौन सा है, चंबल बेसिन है, और तीसरा माही बेसिन है। तो माही बेसिन के कारण जो बांसवाड़ा है वो इस तरफ आता है, क्या आता है, बांसवाड़ा जो है वो इस तरफ आता है। ठीक है, तो ये बात समझ आगे होगी। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही है, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, अगर अच्छी लगे तो।